Hello aspirants, welcome to today's discussion on innovations. This is the important topic belong to Art and Culture General Studies paper 1 for civil services exams and state PCS exam also. How did innovations change Indian culture? अर्थात आक्रमणों ने भारतीय संस्कृति को कैसे बदला। जैसा कि आप सभी भारतीय इतिहास पर यदि नजर डालें तो उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में कई विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में आक्रमण किए और उनका मेन मकसद था कि हमारी भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए और साथ ही साथ उनको यहां भारत की अपार धन संपदा को लूटने उनका मेन मकसद था। क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उनको ये लगता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज्यादा धन संपदा है, खनिज संपदाएं हैं, तो उनको कैसे लूटा जाए और साथ ही साथ हमारा यहाँ की संस्कृति को कैसे ठोस नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सब्जेक्ट टू वेरियस फॉरेन इन्वेशंस। हाउ डिड दैट अफेक्ट इंडियन कल्चर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेशन एंड माइग्रेशन? अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप पर कई विदेशी आक्रमण हुए, इससे भारतीय संस्कृति पर क्या इंपैक्ट पड़ा, आक्रमण और प्रवास में क्या अंतर है। Let us first distinguish between migration and invasion. The invader generally takes wealth away from a place. We also take people as slaves. An invasion can take over the economic and political system, changing the culture of the land over time. तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हमें प्रवास और आक्रमण के बीच के अंतर को समझना होगा। आक्रमणकारी आमतौर पर किसी भी स्थान से धन संपत्ति छीन लेते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं। आक्रमण आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा कर सकता है, यहां की समय के साथ साथ लैंड और कल्चर को बदल सकता है। ए माइग्रेशन is a slow collaboration with the new place. In the case of migration, there is no immediate impact, but tensions appear slowly as the cultures of the immigrants and natives clash. The upheavals in many European countries, including the ongoing violence in the United Kingdom, reportedly caused by the immigrants from Muslim countries, are cases in points. दरअसल दूसरी ओर देखा जाए तो प्रवासन के मामले में कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता, लेकिन अप्रवासियों और मूल निवासियों की संस्कृतियों के मध्य टकराव और तनाव दिखाई देता है। कई यूरोपियन देशों में उथल पुथल, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम देशों से आए हुए अप्रवासियों के कारण ब्रिटेन में चल रही हिंसा भी शामिल है। अभी आप विगत कुछ महीनों पहले आप समाचार पत्रों में या समाचार की सुर्खियों में था, आप सुने होंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ इन्वेशंस, कि आक्रमण के प्रकार क्या है, आक्रमण कितने तरीके से या उनके आक्रमण करने के क्या तरीके थे। इन्वेशंस कैन बी मेनी काइंड्स लाइक एज रेड, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म।
rather do not want to take over the political and economic systems. They touch and go. This is what happened when Muhammad of Ghazni came to India for its wealth 1,000 years ago. देखिए, आक्रमण कई तरह के थे उनका मेन मकसद ये था कि वहां जाकर के धन और संपदा को लूटना है और लूट करके चले आना है, यहां प्रशासन नहीं करना है। यानी रेड छापा, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म, यानी वे यहां राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। वे आते थे, टच करते थे, मूवमेंट कर जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए 1000 साल पहले महमूद गजनी भारत की दौलत के लिए आया था। उसका मेन मतलब था यहां की दौलत को लूटना। Colonizers take over the political and economic systems and also get settled in the land. It was similar to what happened when the Delhi Sultanate was established by a Mamluk Qutbuddin Aibak after the death of invader Mujahideen Muhammad Ghori. दरअसल ये समझें आप कि उपनिवेशवादियों ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक व्यवस्था पर कब्जा किया, यहां की जमीन पर बस गए। यह ठीक वैसा ही था जैसा कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ममलुक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय था। द सर्कमस्टेंसेस चेंज्ड इन द केस ऑफ मुगल्स बिकॉज ऑफ द मैरिटल ties with Rajputs. Due to such marital ties, the Mughals saw themselves as local and not as foreigners, although not many natives accepted them as locals. दरअसल देखिए, जब कोई आक्रमणकारी आता है तो उसको यहाँ पर का यदि स्थायी निवासी बनना होता है तो उसकी मेन मकसद ये होता है कि क्यों ना यहाँ पर राजपूत राजाओं के यहाँ या उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने से खुद को स्थानीय लोगों के रूप में दर्जा प्राप्त हो जाएगा और न कि विदेशी लोगों के रूप में। हालांकि बहुत से स्थानीय लोगों ने उन्हें स्थानीय लोगों के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। Then there are imperialists who draw wealth from a distant colony to the motherland. Italy and Britain are example of it. अब हम स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशंस एंड इन्वेशंस की हिस्ट्री के बारे में नजर डालेंगे। मीन्स माइग्रेशंस एंड इन्वेशंस इन हिस्ट्री। All humans originated in Africa. The first Indians were part of the out of Africa migration that took place 60,000 years ago. The next major migration happened 10,000 years ago when the ancestors of the Iranian farmers came to India. They introduced barley and wheat farming. इतिहास से आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। पहले भारतीय 60,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर प्रवास का हिस्सा थे, और फिर अगला बड़ा प्रवास 10,000 साल पहले हुआ जब ईरानी किसानों के पूर्वज हमारे भारत आए और उन्होंने जौ और गेहूं की खेती की शुरुआत की। फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया द ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा पीपल्स माइग्रेटेड ओवर 4,000 years ago. They introduced wheat rice farming. Then came the Aryans from Eurasia via Central Asia nearly 3,500 years ago. They introduced the horse. We know of these migrations from genetic and linguistic studies. अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया से ऑस्ट्रो एशियाई मुंडा लोग लगभग 4,000 साल पहले आए थे और उन्होंने यहां पर गीले चावल की खेती की शुरुआत की। लगभग 3,500 साल पहले मध्य एशिया के रास्ते यूरेशिया से आर्य लोग भी आए, उन्होंने घोड़े को यहां लाया, और जेनेटिकली और लैंग्विस्टिक स्टडी से इनके प्रवासों के बारे में पता चलता है। द पर्शियन एम्पायर रेगुलरली
invaded northwestern India between the 6th 4th century BCE under Cyrus the Great and later Darius। तो देखिए, फारसी साम्राज्य जो है 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच साइरस महान और बाद में डेरियस प्रथम के शासनकाल के दौरान नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर नियमित रूप से आक्रमण हुआ। दे इंट्रोड्यूस्ड द अरामिक स्क्रिप्ट which later evolved into Kharosthi script and was used for writing Prakrit and Sanskrit language in the northwest। यानी हमारे यहाँ आरामी लिपि की शुरुआत की बाद जो बाद में खरोष्ठी लिपि में डेवलप हुई और इसका उपयोग उत्तर पश्चिम में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए किया गया। Besides, the Persian administrative practices of dividing territories into strategies and centralized bureaucracy were taken up by the Mauryas and Gupta। In Mauryan times, Indians finally were inspired to invent the Brahmi script, a unique script that spread from India to Southeast Asia। Pillars were erected by kings to indicate power just like Persian emperors। यानी हमारे यहाँ इसके देखा जाए तो अलग अलग प्रांतों में कई विभाजित करने, क्षेत्रों को विभाजित करने, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की फारसी प्रशासनिक प्रथाओं को मौर्य और गुप्तों ने अपनाया। मौर्य काल में भारतीयों को ब्राह्मी लिपि का आविष्कार करने की प्रेरणा मिली जो भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। फारसी सम्राटों की तरह ही राजाओं द्वारा शक्ति का संकेत देने के लिए पिलर्स बनाए गए थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विदेशी जनजातियों के बारे में, फॉरेन ट्राइब्स। लेटर बिटवीन 300 BCE to 300 CE, many foreign tribes came to India। They primarily sought to control trade routes that stretched from the Ganga River basin through the Hindu Kush mountains to Persia। These were the Greek, Yavans, Scythians, Sakas, Parthians, Pahlavas and Yuchi Kusans। अर्थात 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हमारे देश में कई ट्राइबल्स भी आई और वो मुख्य रूप से गंगा रिवर बेसिन से हिंदुकुश पहाड़ियों से होते हुए फारस तक फैले व्यापार के मार्गों को नियंत्रित किया। और उन ये जो थे उनमें यूनानी, सीथियन यानी शक, पार्थियन यानी पहलाव और कुषाण थे। Many of them patronized Buddhism and Jainism, popularized the use of coins as a trading currency and use of stone images that became popular in Gandhar and Mathura। अर्थात इनमें से कई बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। व्यापारिक मुद्रा के रूप में कॉइन्स का प्रयोग पॉपुलर हुआ। स्टोन की मूर्तियों का प्रयोग किया गया जो कि गांधार और मथुरा में पॉपुलर हुई। During the rule of Guptas, the Huns came from Central Asia in the 5th century CE। Huns were responsible for the destruction of Buddhist monasteries and disintegration of the Gupta Empire। This was also concurrent with the fall of the Roman Empire, an important trading partner for India। तात्पर्य यह है कि गुप्तों के शासन के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच एशिया से हूण आए। हूण बौद्ध मठों के विनाश और गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यह रोमन एम्परर के पतन के साथ हुआ जो भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार था।
Later on, merchants became the less important and agriculture rose to fill the gap. We see a gradual shift from Buddhist mercantile culture to Brahmin agriculture, temple culture. Sanskrit became the language of the court and spread from Afghanistan to Vietnam. आप ये समझे कि बौद्ध व्यापारिक संस्कृत से ब्राह्मण कृषि मंदिर संस्कृत की ओर धीरे धीरे बदलाव हुआ, संस्कृत दरबार की भाषा बनी और अफगानिस्तान से वियतनाम तक फैला। इसके बाद इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, मीन्स अराइवल ऑफ इस्लाम। इस्लाम रोज द 7th century Arabia and east coastal India via sailors. We find early mosques on the western coasts in Gujarat, Konkan and Kerala. By the 12th century, Central Asia warlords newly converted to Islam established themselves in the city of Delhi and took over the economic system, tolls, taxes, rent. They decide on the legal system as well. This was an innovation, a new way of thinking. दरअसल जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ आए तो वो नाविक के रूप में आए और लगभग 7वीं शताब्दी में नाविकों के जरिए भारत तक पहुंचे। गुजरात, कोंकण, केरल के पश्चिमी तटों पर इन्होंने मस्जिद से शुरुआत की और लगभग 12वीं शताब्दी तक मध्य एशियाई सरदारों ने जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे दिल्ली शहर में खुद को स्थापित किया और यहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम था टोल टैक्स, रेंट, इन पर कब्जा किया और यहाँ की व्यवस्था पर भी उन्होंने फैसला लेना शुरू किया। ये उनके आक्रमण का एक नया तरीका था, उनके सोचने का एक तरीका था। Sanskrit was replaced by the Persian as the language of the court. Brahmins were sidelined in the favor of Turks, Persians and Afghans. Temples lost favor. Mosques and royal tombs were built instead. Sufi संघ rather than Brahmins obtained land grants. मतलब हमारे यहाँ की संस्कृत की जगह फारसी को लैंग्वेज बनाया गया, ब्राह्मण को तुर्को, फारसियों और अफगानों के पक्ष में दरकिनार कर दिया गया। हमारे यहाँ की टेम्पल्स का सम्मान खत्म हुआ, उनकी जगह मास्क एवं शाही मकबरे बनाए गए। ब्राह्मणों की बजाय सूफी संतों को जो है लैंड्स जो है ग्रांट के रूप में प्राप्त हुआ। द ओल्ड राजमंडल सिस्टम विच वाज relatively more decentralized was replaced by a new tributary based centralized Persian model. The Ikta which became the Mansab system by the time of Mughals. The Turks brought the Kagaj and Kalam which started being increasingly used instead of the stone, copper, birch bark and palm leaves. अर्थात जो उस समय का प्रशासन करने का जो उनका सिस्टम था वो डिसेंट्रलाइज था। वे एक नए टैक्स बेस सेंट्रलाइज फारसी मॉडल इक्ता द्वारा प्रतिस्थापित किया जो मुगलों के समय तक मनसब प्रणाली बनी। तुर्कों ने कागज और कलम लाए, उनका उपयोग स्टोन, तांबे, संती की छाल और ताड़ के पत्तों के बजाय तेजी से किया जाने लगा। आफ्टर मुगल्स पुर्तगाल्स कैसे आए? फ्रॉम पुर्तगीज टू ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यानी पुर्तगाली उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसे होती है, इस पर हम नजर डालेंगे। पुर्तगीज कॉलोनियलिज्म बिगन विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द बीजापुर सुल्तानेट इन 1510. Soon western coast of the western seas were controlled by the Portuguese ships. They turned the sea into the territory and charged taxes that had never been done before. They also introduced Christian missions and the printing press and began translating local language. मतलब पुर्तगीज कॉलोनिज्म की शुरुआत 1510 में बीजापुर सल्तनत के द्वारा गोवा विजय के साथ हुई और जल्दी ही इन्होंने पश्चिमी तट और पश्चिमी समुद्र पर पुर्तगाली जहाजों का नियंत्रण हो गया।
समुद्र को इन्होंने क्षेत्र में बदला और टैक्स लगाए जो पहले कभी नहीं लगाए गए थे। ईसाई मिशन और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। लोकल लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन करना शुरू किया। पुर्तगीज was followed by other European powers, Dutch, French and English. They were driven by a new way of thinking, science that challenged traditional ways of thinking and relied on mathematics, logic and evidence. They marked the arrival of the Industrial Revolution. The old agricultural and feudal was would change forever around the world. इनके समय में कई यूरोपीय शक्तियां आई जैसे डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इन सबके सोचने के नए तरीके थे जो कि साइंटिफिक थे। ये पारंपरिक सोच के तरीकों को चैलेंज दे रहे थे। मैथमेटिक्स, लॉजिक और एविडेंस पर इन्होंने भरोसा किया। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को चिन्हित किया। दुनिया भर में पुराने एग्रीकल्चर्स और सामंती तरीके हमेशा के लिए इन्होंने बदलने का प्रयास किया जो बदले भी और बदल गए। This was especially accelerated by the 18th century when Delhi was sacked by Nadir Shah of Iran. Then came Ahmad Shah Abdali. These events made the British East India Company aware of the extreme weakness of the Mughal Empire and led to the rise of British colonialism. जब दिल्ली पर ईरान के नादिर शाह ने कब्जा कर लिया, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया। इन्हीं घटनाओं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य की अत्यधिक कमजोरी का एहसास हुआ और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय का कारण बना। और देखिए, इस पूरे लेक्चर से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि इस पर नजर डालते हैं हम तो यह पता चलता है कि आक्रमणकारियों ने हमारी भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से बदला। अब इस टॉपिक से रिलेटेड सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। Now let us consider question number 1. How did foreign invasions affect Indian culture? अर्थात विदेशी आक्रमणों ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया। How did foreign invasions affect Indian culture? Important questions। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। Next is the Kharoshthi script was derived from the Aramaic script and was used to write several ancient languages such as Sanskrit and Prakrit. Comment। तात्पर्य यह है कि खरोष्ठी लिपि और अरामी लिपि से ली गई थी और इसका उपयोग संस्कृत और प्राकृत जैसी कई प्राचीन भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। टिप्पणी कीजिए, इस पर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट इज What was the revenue administration of the Delhi Sultanate? तात्पर्य यह है कि दिल्ली सल्तनत का राजस्व प्रशासन क्या था। नेक्स्ट इज डिस्कस द मेजर फैक्टर्स दैट paved the way for the rise of British colonialism in India. भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा करें। तो इस लेक्चर पर आधारित इन क्वेश्चंस का आंसर लिखें और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी इससे संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होंगी।
अतः टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।